और इस वक्त मैं स्वागत करना चाहता हूं बसपा से बीजेपी में आए और बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए विधायक पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। स्वामी प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। आज पडरौना के ही आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहीं के रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए हैं, आपकी पुरानी पार्टी। सबसे पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया। बीजेपी को मुबारक हो। नहीं, बीजेपी को तो मुबारक है, लेकिन स्वामी प्रसाद जी, वो जो आरपीएन सिंह जो करने वहां गए हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आपके जाने से जो ओबीसी कुछ नहीं करना, जो ओबीसी की गणित उस पर कुछ भी नहीं कहना है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आरपीएन सिंह जी वहां के ऐसे चेहरे हैं जिसको सब जानते हैं कि राजा साहब हैं, राजमहल में रहते हैं, वहां दरबार लगता है, बिना उनकी अनुमति के कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। और साथ ही साथ 3 बार से लगातार जनता उनके भेजे गए प्रत्याशी को खारिज कर रही है, और इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव लगाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन ये भी दांव उल्टा पड़ेगा, क्योंकि पडरौना के लोगों ने वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का काम देखा है, व्यवहार देखा है। जिस तरीके से घर घर जन जन में मैं पहुंचता रहता हूं, लोग मेरे पास आते रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर मैं वहां किसी सामान्य कार्यकर्ता को भी उनके खिलाफ ला दूंगा तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। नहीं, अव्वल तो आप ये कह रहे हैं कि वहां अगर मैं सामान्य कार्यकर्ता को भी खड़ा कर दूंगा तो हम ये माने कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो पडरौना की लड़ाई छोड़ रहे हैं, या शायद कोई और बड़ी भूमिका निभाएंगे? नहीं, बड़ी भूमिका और छोटी भूमिका की तो बात जाने दीजिए, जो भूमिका होगी वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। और साथ ही साथ आप जानते हैं, मैंने कभी रायबरेली में बहुजन समाज पार्टी का खाता खोला था, पडरौना में जाकर के मैंने बहुजन समाज पार्टी का खाता खोला, बदायूं में भी करीब 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट में खाता खोला। इसलिए उत्तर प्रदेश का कोई विधानसभा और कोई जिला हमारे लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, देखिए, अभी आपने बोला कि वो राजा साहब हैं, बड़े जानकार हैं और उनको सब लोग जानते हैं, तो फिर अगर वो अपना रसूख इस्तेमाल कर लेते हैं और साथ में उनको बीजेपी का कुछ बल मिल जाता है, तो ये आपको नहीं लगता है कि आपके लिए एक चुनौती बन सकती है? ऐसा है, वो कभी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, और कांग्रेस के बड़े नेता होते हुए ही असेंबली में भी वो अपनी विधानसभा हारे थे पार्लियामेंट के चुनाव में। उसके बाद उन्होंने अपनी मां जी को लाया, उनकी जमानत जब्त हुई थी। बाद में 12 में दूसरा चेहरा लाया, वो भी बुरी तरह पराजित हुआ। 17 में फिर तीसरा नया चेहरा लाया, वो भी पूरी तरह पराजित हुआ। वहां भारतीय जनता पार्टी का मतलब नहीं है, वहां मतलब है स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जन जन और घर घर में बसे रचे हैं, सबके सुख दुख में साथ आते हैं। नहीं, तो आपका ये कहना है कि अगर आप में और उनमें एक डायरेक्ट मुकाबला हो गया, मत लेने की आवश्यकता नहीं होती, तो उसमें आप विजयी हो जाएंगे, ये आपका कहना है? भाई, लगातार वहां की जनता मुझे विजयी बनाती रही है, और मौका मिलेगा तो फिर हम ही विजयी होंगे। पर ये जो ओबीसी की गणित है, देखिए, वो भी कुर्मी समाज से आते हैं, उसके नेता हैं। आपको लगता है आपके जाने के बाद ये ओबीसी की गणित फिक्स करने की कोशिश कर रही है भाजपा? आप सर्टिफिकेट उनको भले ओबीसी दे दें, लेकिन वो राजा साहब हैं, वो राजमहल में पैदा हुए हैं, राज दरबार उनका चलता है, और उनकी पहचान वहां ओबीसी से नहीं है, राजा से है। और राजाओं की कोई जात नहीं होती है, राजाओं की जात केवल राजा होती है। उनका रिश्ता भी राजाओं के यहां होता है, किसी सामान्य, किसी बैकवर्ड जात के व्यक्ति क्या नहीं होता। और राजमहल की रिश्तेदारी राजमहल से होती है। नहीं, तो राजा का कोई अगर राजमहल में पैदा हुआ जात भी राजा की है। भाई, अगर कोई राजमहल में पैदा हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो इसमें उनका क्या दोष? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो राजमहल पर आप जोर दे रहे हैं, क्या यही चुनावी पिच होने वाली है स्वामी प्रसाद मौर्य की, कि वो रहने वाले महलों के मैं जनता का सिपाही? नहीं भाई, देखो, ये
ये पहले से वहां की जनता ने प्रमाण पत्र दे दिया, राजमहल को खारिज कर दिया है और संघर्ष करने वाले को उन्होंने चुना है। तो इसलिए एक बार नहीं 3 बार लगातार चुना है। तो पडरौना की जनता फिर से अपना परखा हुआ चेहरा चुनेगी। नहीं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप बार बार परखा हुआ चेहरा कह रहे हैं। इस कोरोना काल में स्वामी प्रसाद मौर्य ही इस सरकार में थे, 4 साल 11 महीने तक इस सरकार में मंत्री रहे, और जितनी आलोचना इस सरकार की हुई जो आप अब कर रहे हैं कोरोना काल की, वो आपसे लोग दिक्कत पाएंगे ना। अब आप कह रहे हैं कि पिछड़ा समाज जो है वो उपेक्षित महसूस कर रहा है। कोरोना काल का जिक्र तो मानवर आपने कर दिया, कोरोना काल का जिक्र तो आपने कर दिया, लेकिन कोरोना काल में भी उस समय हम और हमारे वर्करों ने लग करके पूरी वहां पर सेवा की है, इसलिए कोरोना काल का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बात इसकी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों में चुनाव होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दलित विरोधी चेहरे पर, पिछड़ा विरोधी चेहरे पर, किसान विरोधी चेहरे पर आज जिस तरीके से छुट्टा सांड और छुट्टा जानवर किसानों का फसल चौपट कर रहे हैं, तो यही मैं कह रहा हूं ना, ये चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य ना होकर के आरपीएन सिंह कैसे हो जाएंगे? इन पर चुनाव होगा। अरे मौर्य जी मुझे ये बताइए कि ये चेहरा जो है वो आप ना होकर के वो कैसे हो जाएंगे? क्योंकि अब तक तो इस सब के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। 4 साल 11 महीने तक तो आप सरकार में थे ना। भाई सुनो, आपको घुमाने से बात नहीं घूमेगी, जनता देख रही है। और साथ ही साथ हम जहां तक जानते हैं कांग्रेस में आरपीएन सिंह की हैसियत बहुत बड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी में आने से उनकी हैसियत छोटी हुई है। कैसे कैसे? और जब बड़ी हैसियत के नेता थे, कैसे? और जब बड़ी हैसियत के नेता थे, सुन लीजिए, सुना रहे हैं, जब वो बड़ी हैसियत के नेता थे तो भी चुनाव हारते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको तो और बौना साबित किया है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का विरोधी चेहरा भी आ गया है। मैं वही तो कह रहा हूं, आज ऐसे समय पे आरपीएन सिंह जी आए हैं जिस समय भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो रहा है, लुटिया डूब रही है, आज सत्ता से बाहर जा रहे हैं, ऐसे समय पे आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके आने का जो समय है वो हम समझते हैं उचित नहीं है। मतलब उनको फिर कहां चला जाना चाहिए था? उनको भी आपकी तरह सपा में आना चाहिए था क्या? नहीं, वो पहले जहां थे इससे बेहतर थे, बस इतने में जानता हूं। नहीं, पहले बेहतर थे भाई, उनका ये कहना है कि मैं तो बीजेपी में आया, देर आए दुरुस्त आए। उनका तो बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, मैं बीजेपी में आ गया। भाई इसीलिए तो हमने उनको मुबारकबाद दे दिया ना। हमने बीजेपी में जाने का और बीजेपी को भी मुबारकबाद दिया कि बीजेपी को मुबारक हो। हम कहां विरोध कराएंगे, नहीं जाना चाहिए, गए, अच्छी बात है। जमीन पर अगर मुकाबला हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो आप कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं कि आपके लिए लोग वोट देंगे और उनके लिए नहीं, अगर मुकाबला आपका उनसे हुआ तो? इसलिए कि इसके पहले भी जमीन वाले को वहां के लोगों ने हाथों हाथ लिया है और राजमहल को नकारा है। भाई राजमहल 2014 में मेरे ख्याल से देखिए जो आंकड़ा है लोकसभा में, वो सेकंड नंबर पर आए 2.5 लाख वोट जीत के। 2019 में वो 1.5 लाख वोट पाए, अपने दम पे एक हारी हुई पार्टी, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो अब अगर उनको बीजेपी का साथ मिलता है, मैं बस आपका विश्लेषण जानना चाहता हूं, तो आपको नहीं लगता है कि वो इस संख्या बल को बढ़ा सकते हैं? अपनी संख्या में आप कोई भी गणित लगा सकते हैं, लेकिन जब जनता वोट देती है ना, तो जनता के गणित को कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए उसको जनता पर छोड़ दीजिए। वो बार बार अच्छे बुरे में अंतर करके अपने नेता का चयन किया है, आगे भी कर लेगी। मेरा आखिरी सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पडरौना से या जहां से भी आप लड़ेंगे, वहां ये वाली बात आप लोगों तक भी लेकर के जाएंगे, राजमहल बनाम मैं? नहीं, ये लड़ाई पहले से भी है। मैं पहले भी जब वहां गया हूं तो इसी मुद्दे पर मैं बार बार जीता हूं, इसी मुद्दे पर बार बार उनका कैंडिडेट हारा है, चाहे उनकी मां जी रही हो या उनके दूसरे प्रत्याशी रहे हो, सब बारी बारी से हारे हैं।
ठीक है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं मुकाबला, आपको टिकट कहां से मिल रही है ये तो बता दीजिए कम से कम। आपकी अभी टिकट ही नहीं आई। उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैंने छोड़ दिया, और जहां से लड़ाएंगे वहां से लड़ जाऊंगा। पर पडरौना से लड़ेंगे कि नहीं? हमारा है, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है। देखिए आप भले ही राजमहल की बात करते हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप राजमहल की बात करते हो, उनका परिवार नहीं हार पाए। अब आपकी बेटी भी तो आपके साथ नहीं आई, वो भाजपा में ही रह गई। तो 4 सवाल आपसे भी हो सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, कौन कहां आया कौन कहां गया इसका मतलब नहीं है। मतलब है भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा, पिछड़ा विरोधी चेहरा, किसान विरोधी चेहरा, बेरोजगार नौजवान विरोधी चेहरा और छोटे व्यापारी विरोधी चेहरा आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है। इसी पर फैसला होगा, आर पार की लड़ाई होगी और भाजपा को सत्ता से बाहर। पर अगर राजमहल और आपका मुकाबला हुआ तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं? स्वाभाविक रूप से हमेशा जमीन वाला व्यक्ति भारी पड़ा है और फिर भारी पड़ेगा। ठीक है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। ओके।